আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य में ब्लड बैंक्स में रक्त की आपूर्ति बनाए रखना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि यह कहना गलत है कि राज्य में रक्त का संकट है या रक्तदान शिविर नहीं लगाया जा रहा। विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने पहले ही खबर दी थी कि राज्य के मेन रेफरल हॉस्पिटल जीबी हॉस्पिटल सहित विभिन्न जिलों में रक्त की कमी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को कहा कि जहां 1% आबादी को ब्लड रिजर्वायर्स की आवश्यकता होती है, वहीं पिछले वर्ष में ब्लड बैंक से लगभग 42,000 यूनिट ब्लड की आपूर्ति की गई है। इसीलिए यह कहना गलत है कि राज्य में रक्त का संकट है या रक्तदान नहीं किया जाता। সেটা হয়তো বা আপনাদের গোচরে আসছে না, কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে অনেক জায়গা থেকে বলে যে আপনি আসুন, আমাদের আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আছে, কিন্তু কোনো জায়গায় ওই রকম মানে এক্সেসিভ একটা যে মানে ওখানে ব্লাড ডোনেশন হচ্ছে না সেই রকম খবর নেই। তবুও বিষয়টা যেগুলো বলেছেন আমিও এটাকে মনিটর করবো, আমি স্বাস্থ্য দপ্তরকেও বলবো, ব্লাড কাউন্সিলকেও যারা আছে ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড কাউন্সিল ওনাদেরকেও বলবো, ওনারা সচেতন, ওরা দেখে কোনো জায়গায় কম হলে সাথে সাথে কত ব্লাডের প্রয়োজন হয়, কত ডিমান্ড আছে এবং কত আমাদের এখন যোগান আছে। এখন আমাদের মানে নিয়ম অনুসারে যে পপুলেশনের 1% আমাদের ব্লাড রাখতে হয়, তো সেই অনুযায়ী যদি 40 লাখ আমাদের পপুলেশন হয় তাহলে 40,000 ইউনিট আমাদের ব্লাড সবসময় আমাদের রাখা উচিত। তো গত অর্থ বছরও আমরা দেখলাম প্রায় 42,000 ইউনিট আমাদের ছিল। কাজে আমাদের এখানে স্টেডি আছে, এরকম না যে একবারে ওই কোভিডের সময় সমস্যা হয়েছিল, সময় ইলেকশন হয়, ইলেকশনের সময় প্রবলেম হয়, তো যখনই হয় আমরা এখানে আরও ব্লাড ডোনেশনের ক্যাম্প বাড়িয়ে দিই, আহ্বানও করি, আমরা নিজেরাও করেছি। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज प्रज्ञा भवन में त्रिपुरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोर्ड द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा, राज्य सरकार राज्य के ब्लड बैंक्स में निर्बाधित रक्त आपूर्ति बनाए रखने का लक्ष्य बना रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो रक्त संचालन जो काउंसिल है, ये लोग हमेशा देखते रहते हैं किसी जगह ब्लड का कमी है क्या नहीं। बहुत सारे जगह जितना डिस्ट्रिक्ट है ऑलमोस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद सब डिवीज़न में बहुत सारे जगह में, सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी ब्लड बैंक अभी वहाँ है, और आने वाले दिन और भी हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ ब्लड रखना चाहिए, सेपरेशन यूनिट, ये सभी जगह में। और जो बेसरकारी में भी बहुत सारे लोग अभी इस मामले में काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ उसमें चिंता करने का बात नहीं। अच्छी तरह से हमारा यहाँ हमेशा जो लोग हमेशा चाहते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, और इससे बड़ा डोनेशन तो कुछ नहीं होता। राज्य में वर्तमान में 14 ब्लड बैंक है, जिसमें से 12 सरकारी और 2 निजी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य के हर जिले में ब्लड बैंक है और आने वाले दिनों में हर अनुमंडल में ब्लड बैंक स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज के कार्यक्रम में यह भी कहा कि राज्य में ब्लड क्लासिफिकेशन सिस्टम स्थापित किया गया है, जो पहले नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। मार्क्स एक पर्शियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डास कैपिटल नामक किताब के लेखक थे। मार्क्स के आइडियाज और उनके आइडियाज के डेवलपमेंट को मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी CPIM त्रिपुरा स्टेट कमेटी ने फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक सोशलिज्म के फाउंडर कार्ल मार्क्स के 208वीं जयंती मनाई। वरिष्ठ CPIM लीडर नारायण कर ने कहा, कैपिटलिज्म से लड़ाई का एक मुख्य हथियार मार्क्सिज्म के रूप में है। जहां कैपिटलिज्म भारत के ढांचे में निहित है, वहीं मार्क्सिज्म में सोशलिस्ट इकोनॉमी और शासन का बुनियादी ढांचा निहित है। 2008 সালে যখন পুঁজিবাদের দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্ব মন্দায় চাপিয়ে পড়ল, আর উঠে দাঁড়াতে পারছিল না, আন্তর্জাতিক অনেক গবেষণা হলো, পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদরা, তারা তখন বললেন যে একমাত্র কার্ল মার্ক্সের ক্যাপিটাল গ্রন্থে তার সমাধান আছে। উনি সেখানে বলেছিলেন পুঁজিবাদ একটা ভঙ্গুর
নগ্ন সমাজ ব্যবস্থা এর পতন অনিবার্য। এই সমাজ ব্যবস্থার ভিতরেই তার পতনের বীজ লুকিয়ে আছে। এবং পৃথিবীর মধ্যে তখন অর্থশাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন 200 বছরের ইতিহাসে এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ যিনি পুঁজি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক পড়েছে, পড়ছে, পড়বে। नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं ने आरजी को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपकर जेल पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। 2022 में जेल पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके कुछ दिनों के बाद करीब 12,000 अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट दिया था, लेकिन अभी तक इसके लिए रिटर्न और ओरल एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सका है। नौकरी चाहने वाले युवाओं ने बताया है कि इसके परिणाम स्वरूप जेल पुलिस रिक्रूटमेंट की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। 3 वर्ष में लगभग 20 बार डेप्यूटेशन दिए जाने के बाद भी कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाया है। नौकरी चाहने वालों ने कहा है कि इसीलिए उन्हें जेल पुलिस के आरजी को डेप्यूटेशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 249 জন পোস্ট জেল ওয়ার্ডার আমরা বিগত 2022 ডিসেম্বর মাসে ফিজিক্যাল নেওয়া হয়েছিল, আর এখন হলো 2025 মে মাস চলতেছে, বাট কোনো আপডেট আমরা পাইছি না। আমরা যে ফিজিক্যাল লিস্টটা আপলোড করা হয়েছিল, মানে কতজন ফিজিক্যাল দিব লিস্টটা, এই লিস্টটা এখনও আমরা ওয়েবসাইটের মধ্যে নাই, এটা বেনিশ হয়ে গেছে। প্লাস এখন অব্দি আমরা যে কতজন কোয়ালিফাই করছি এটাও আপলোড করা হয়েছে না। আর কবে কি পরীক্ষা হইব, এটা কবে হইব, এটা কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। ও অফিসারের কাছে আইলে অফিসার হইব হইতাছে, ফাইলে আটকে দিছে, উপরের থেকে পারমিশন আইছে না, কোনো রেসপন্স পাইছি না। এই কারণে আমরা আজকে ডেপুটেশন লেগে আইছি। বাট পোলাপাইন তো স্যার মানে ডিপ্রেশনের মধ্যে যেতেছে সোজা কথা যেটা, এই কারণে বেকারত্বের দিকে তো চাওয়ান লাগবো। শুধু যে নতুন পোস্ট ক্রিয়েশন করবো এটা করলে তো না, পুরান পোস্ট তো দেওয়ান লাগবো, যেটি ক্রিয়েশন হয়েছিল 2022-এ 2023-এর ইলেকশনের আগে। टीबीएससी की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जारी करना सोमवार से शुरू हो गया है। इसके साथ ही रिव्यू प्रोसेस भी शुरू हो गया है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सोमवार से माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और मद्रासा परीक्षाओं के लिए मार्कशीट और प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। यह मंगलवार तक जारी रहेगा। मार्कशीट और प्रमाण पत्र बोर्ड ऑफिस से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। स्कूल के प्रिंसिपल या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने स्कूलों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की मार्कशीट और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच टीबीएससी के अध्यक्ष धनंजय गण चौधरी ने जनता से टीबीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की आंसर शीट्स के रीएवैल्यूएशन के लिए 14 मई की नियमित तिथि तक आवेदन जमा करने का अपील किया है। রিভিউ করার জন্য প্রত্যেকটা স্কুল থেকে মাস্টারমশাইরা যেন অতি অবশ্যই 14 তারিখের মধ্যে ফর্মগুলো বোর্ডে জমা দেন। ইট ইজ এ মাস্ট, কোনো এদিক ওদিক হবে না। আর সেলফ ইন্সপেকশনের ব্যাপারেও যা বলেছেন, তো এটার জন্য একেবারে পুরোপুরি মেনে চলেন। আর জুলাই মাসের প্রথম 4-5 তারিখের মধ্যে আমরা বছরের পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করার আশা রাখি। আর এই তারিখগুলোর ব্যাপারে কোনো স্কুল যেন কোনো অবস্থায় পিছিয়ে না পড়ে, এটা আপনারাও বিভিন্ন মাধ্যমে একটু চেষ্টা প্রচার করবেন। আর সবার প্রতি আমাদের বোর্ডের দিক থেকে অনুরোধ যেন অবশ্যই তারিখগুলো মেনে চলে। না চললে পরবর্তী সময়ে ছেলেরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর আমরা বোর্ড হেল্পলেস, কিছু করার থাকবে না। वर्ष 2025 की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अलग अलग आवेदन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थियों द्वारा विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों को समीक्षा के लिए स्कूल में जमा करने की अंतिम तिथि 8 मई है तथा स्कूल द्वारा बोर्ड में जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई है। इसी बीच टीबीएससी के सचिव दुलाल दे ने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं का सेल्फ इंस्पेक्शन 25 मई तक पूरा हो जाएगा। बोर्ड सचिव दुलाल दे ने कहा है कि यदि रिव्यू और सेल्फ इंस्पेक्शन समय पर किया जाता है तो परीक्षाएं जुलाई की शुरुआत में हो जाएंगी, भले ही इसमें 1 साल लग जाए। 25 তারিখের মধ্যে অফিসে জমা দিতে হবে, যেটা আমাদের নিয়ম। যারা যারা সেলফ ইন্সপেকশন করবে স্কুল থেকে সেই সমস্ত ফর্ম ফিল আপ করে 25 তারিখের মধ্যে আমার এখানে এসে জমা দিয়ে যাবে। তারপর আমি সেলফ ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা করব। তবে এর মধ্যে আবার রিভিউ হলো, সেলফ ইন্সপেকশন
রিভিউ আমি আশা করছি এই মাসের মধ্যে আমরা যদি মানে করে নিতে পারবো, সেলফ ইন্সপেকশন হয়ে যাবে তারপরে। আর বছর বছর যেহেতু আমাদের 2 মাসের একটা নিয়ম আছে, আমি আগামী জুন তো মে মাস তো গেল, এপ্রিল তো গেল, মে জুন জুলাইয়ের 1-2 তারিখের মধ্যে শুরু করতে পারবো আমি আশা রাখছি। তো এই জন্য আগের কাজগুলো সময় মতো হতে হবে। রিভিউ সেলফ ইন্সপেকশন টাইমলি হয়ে গেলে আমি বছরটাও टाइमली शुरू करते पारबो। उल्लेखनीय है कि टीबीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा 2025 में 25,673 और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 17,052 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। माध्यमिक में पास परसेंटेज 86.53% का है तथा उच्चतर माध्यमिक में 79.29% का है। जिला स्तर के परिणामों में माध्यमिक में दक्षिण त्रिपुरा जिला और उच्चतर माध्यमिक में सिपाहीजला जिला पासिंग रेट में टॉप पर है। इसी बीच टीबीएससी ने जुलाई की शुरुआत में वर्ष के अंत की परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई है। ईयर सेवर एग्जाम्स माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में फेल हुए छात्रों के लिए एक विशेष अवसर है। यदि अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उन्हें अगली क्लास या कॉलेज में प्रवेश मिल सकेगा। यह परीक्षा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिसने 2 सब्जेक्ट में फेल किया है लेकिन टोटल मार्क्स 150 या उससे अधिक है। सेव द ईयर एग्जाम का आयोजन मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि छात्र अपना पूरा वर्ष बर्बाद न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आदिवासी कांग्रेस ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एक डेप्यूटेशन सौंप कर मांग की है कि कॉकबोरोक के लिए क्वेश्चन पेपर्स और टेक्स्ट बुक रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। सोमवार को आदिवासी कांग्रेस ने कांग्रेस भवन के सामने रैली निकाली और शिक्षा भवन में एक डेप्यूटेशन सौंपा। लैंग्वेज कमीशन ने कहा है कि उनका निर्णय यह है कि कॉकबोरोक टेक्स्ट बुक या उसके क्वेश्चन पेपर बंगाली या देवनागरी स्क्रिप्ट का उपयोग करके तैयार किया जाएगा। इस मुद्दे का विरोध करते हुए त्रिपुरा जनजाति कांग्रेस ने कहा है कि उन्होंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एक डेप्यूटेशन सौंपा है जिसका मुख्य उद्देश्य यह मांग करना है कि कॉकबोरोक को रोमन स्क्रिप्ट में तैयार किया जाए। কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম ভাষা কমিশন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলা স্ক্রিপ্ট এবং দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট দিয়ে পাঠ্য বই করবে এবং প্রশ্নপত্র করবে। এটা আমাদের সুদীপ বাবু আরটিআই করার পরে আমরা 14 নম্বরে একটা দেখলাম। এটা নিয়ে আমরা আমাদের দাবি স্পষ্ট যে আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে চাই। রোমান স্ক্রিপ্টে করার জন্য পাঠ্য বই করার জন্য প্রশ্নপত্র করার জন্যই আজকে আদিবাসী কংগ্রেসের উদ্যোগে শিক্ষা ভবনে গিয়ে আমরা একটা ডেপুটেশনে মিলিত হতে চাই। আমাদের দাবি একটাই থাকবো, ককবরক ভাষাটাকে রোমান স্ক্রিপ্টে যেন চালু করতে হয়, এটাই আমাদের থাকবে। নাম আমি শব্দ কুমার জমাতিয়া, ত্রিপুরা আদিবাসী कांग्रेस কমিটির। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य सरकार बकाया शेयर्स जारी नहीं कर रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही नेशनल हेल्थ मिशन के तहत त्रिपुरा को वित्तीय पोषण देना बंद कर दिया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर त्रिपुरा को दंडित किया गया है। इसके मद्देनजर हेल्थ मिशन के लिए वित्तीय पोषण बंद कर दिया गया है। क्या केंद्र सरकार हेल्थ मिशन को प्रभावी रूप से रोककर राज्य सरकार को दंडित कर रही है। परिणाम स्वरूप हेल्थ मिशन के सभी डॉक्टर्स, ऑफिसर्स और वर्कर्स का वेतन अनिश्चित हो गया है। केंद्र सरकार ने
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत त्रिपुरा को वित्तीय पोषण देना बंद कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हेल्थ मिशन का वित्तीय पोषण 90:10 के अनुपात में होता है, जिसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री हेल्थ मिशन के लिए 90% धनराशि उपलब्ध कराती है तथा राज्य सरकार 10% धनराशि उपलब्ध कराती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार हेल्थ मिशन को उसका 10% बकाया नहीं दे रही है। 2018 से बकाया राशि बढ़ती जा रही है और अब 300 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य से हेल्थ मिशन में अपना हिस्सा देने का बार बार आग्रह किया है, लेकिन हर साल राज्य सरकार वित्तीय विभाग से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को पर्चा भेजता है जिसमें कहा जाता है कि उसका पैसा दिया जाएगा, लेकिन बाद में आरोप लगाया गया है कि धनराशि संबंधित खाते में नहीं पहुंचा। इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री स्लिप स्वीकार नहीं कर रही है। राज्य सरकार पर हेल्थ मिशन में अपना बकाया हिस्सा जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में हेल्थ मिशन में केंद्र सरकार का हिस्सा पूरी तरीके से रोक दिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि यदि राज्य सरकार अपना बकाया हिस्सा जारी नहीं करती है तो उसे उसका हिस्सा नहीं दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष का अभी 1 ही महीना बीता है। इसी बीच केंद्रीय मंत्रालय का हिस्सा न मिलने का असर गंभीर होना शुरू हो चुका है। पिछले 1 महीने से सभी प्रकार के नकद भुगतान बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में एनएचएम के लगभग सभी प्रकार के बिल्स अटके हुए हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विभिन्न कार्यों के बिल्स का भुगतान कब किया जाएगा। परिणाम स्वरूप एनएचएम राज्य मिशन के सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रुक गए हैं। एनएचएम स्टेट मिशन में डॉक्टर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और स्टाफ सहित 96 कैटेगरीज में लगभग 3200 वर्कर्स हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि अभी तक किसी को भी भुगतान नहीं किया गया है। एनएचएम से सभी अधिकारी और कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। केंद्र इस परियोजना से प्राप्त सभी धनराशि हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को भुगतान के रूप में देता है, लेकिन इस बार राज्य सरकार द्वारा बकाया भुगतान करने में विफल रहने के कारण केंद्र ने सभी प्रकार की धनराशि रोक दी है। राज्य में हेल्थ मिशन के तहत कार्यान्वित की जा रही कुछ परियोजनाओं में इम्यूनाइजेशन, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, टोबैको कंट्रोल, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, कैंसर, डायबिटीज, नेशनल हार्ट स्ट्रोक प्रिवेंशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, आशा आदि शामिल है। यह कहा जा सकता है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा में एनएचएम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ मिशन के बिना राज्य में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। लगभग 2 दशक से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद स्वास्थ्य मिशन के डॉक्टर्स, ऑफिसर्स और वर्कर्स की नियमितीकरण नहीं हो पाई है। इसके अलावा इस मिशन के कर्मचारी अब अनसर्टेन पे की स्थिति से पीड़ित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। चामनो ब्लॉक के गांव नतनमनु, वेस्ट गोविंदबाड़ी, ईस्ट गोविंदबाड़ी और नॉर्थ लंगतराई इलाके के लोग लंबे समय से पीने के पानी, खराब सड़क और बिजली सेवाओं की कमी से पीड़ित है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को चाईलंगटा चामनु रोड को अवरोधित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाकेबंदी के कारण दैनिक यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार पंचायत प्रधान और पंचायत समिति के अध्यक्ष को अवगत कराने के बावजूद इसके संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया। इसीलिए स्थानीय लोगों ने कहा है कि उन्हें यह सड़क नाकेबंदी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। প্রতিরোধ করছে যে জিরো পয়েন্ট হইতে গোবিন্দবাড়ি অবধি রাস্তা এখনো হয়নি। কোম্পানি তারা এখনো কাজ ক্লিয়ার করেনি, তার জন্য আমরা অবরোধ করছি। আর কারেন্টের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই, আর জলের ব্যবস্থা নাই, তার জন্য আমরা অবরোধ করছি। না, আমরা এই দাবি না মানলে আমরা কোনোদিন প্রত্যাহার করতো না। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी वसूली मामले में 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी। नकदी मामले में शामिल जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस के जरिए इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिसूचना में कहा, जांच रिपोर्ट 3 मई को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई थी। यह रिपोर्ट 4 मई को मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी गई है। अब इस मामले पर अगला फैसला मुख्य न्यायाधीश लेंगे। जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनुज शिवरमन शामिल है। जस्टिस वर्मा को 14 मार्च की रात
दिल्ली स्थित उनके घर में आग लगने के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडलों से भरा हुआ एक बोरी मिला था। चीफ जस्टिस खन्ना के आदेश पर मामले की जांच के लिए 21 मार्च को 3 सदस्यों वाला जांच समिति का गठन किया गया। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। अदालत की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने 28 मार्च को तबादला अधिसूचना जारी किया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया था कि वह जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपे। 16 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर सफाई करते समय सफाई कर्मियों को 500 रुपए का आधा जला हुआ नोट मिला। सफाई कर्मियों ने बताया, हमें 4-5 दिन पहले भी ऐसे नोट्स मिले थे। यह नोट सफाई करने के दौरान सड़क पर पड़े मिले। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद भेजने के फैसले का विरोध किया। बार एसोसिएशन ने एक आम बैठक बुलाई जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही मामले की ईडी और सीबीआई के जांच करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई। 27 मार्च को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जस्टिस संजीव खन्ना और कॉलेजियम के सदस्यों से मुलाकात की और स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने की मांग की। न्यायमूर्ति वर्मा 28 मार्च को जांच समिति के सामने उपस्थित हुए। न्यायमूर्ति वर्मा ने उनके घर में लगी आग की घटना और नकदी के बारे में पूछताछ की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। शिमला काटाचारा गांव में गरीबी के चलते एक दिन के नवजात बच्ची के बेचे जाने की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और चाइल्ड केयर में हड़कंप मच गई। शिधाई पुलिस स्टेशन और सुंदर तिला पुलिस आउटपोस्ट ने ख्वाई पुलिस स्टेशन और चाइल्ड लाइन से संपर्क किया और बच्चे को बचाकर सरकारी गृह में रखा गया। इसी बीच कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बच्ची को बेचे जाने की बात से इनकार कर दिया है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अध्यक्ष जयंती देबबर्मा ने कहा है कि बच्ची को बेचे जाने की बात गलत है, लेकिन बच्ची को बचाकर बाल गृह में रखा गया है और यदि जांच में पाया गया कि उनके माता पिता बच्ची का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते हैं तो बच्ची को नियमों के अनुसार गोद दे दिया जाएगा। শিমনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাছড়া গ্রাম, ওই গ্রামের এক ভদ্রলোক ওনার বাচ্চাকে খোয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তো সেটা কি গতকালকে রাত্র 12টার সময় এই বাচ্চাটাকে রেস্কিউ করা হয়েছে এবং এখানে সাথে আছে স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি আমাদের গড়, এখানে বাচ্চাটা আছে। তো বাচ্চাটা সুস্থ আছে এবং যা যা কিছু করার সিডব্লিউসি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে করবেন এবং তদন্ত করবেন। তদন্ত করার পরে বাচ্চাটাকে যদি মা বাবা রাখতে না চায় তাহলে কিন্তু অন্য কাউকে দত্তক হিসেবে দেওয়া হবে। पुलिस ने चोरीलाम में राज्य के प्रभाती न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट के घर से चोरी किए गए 8 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की। इस मामले में जर्नलिस्ट के भाई सुब्रतो देबनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। विशालगढ़ पुलिस स्टेशन के पुलिस ने बताया है कि बाइक चोरी मामले में सुब्रतो देबनाथ से पूछताछ किया गया, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के लिए गुरुवार गिरफ्तार सुब्रतो देबनाथ को सोमवार को अदालत को सौंप दिया। সুব্রত দেবনাথ, বাবার নাম মৃত সাধন দেবনাথ, নর্থ চরিলাম। উনাকে জিজ্ঞেস করার পর যে এই যে টোটাল 9টা বাইকের মধ্যে 8টা বাইক আর একটা স্কুটি, এগুলার কিভাবে ওনার বাড়িতে আসলো, কোথা থেকে আসলো, উনি আমাদের এই ব্যাপারে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। তো এখন আমরা সবগুলা বাইক এবং স্কুটি আমরা থানাতে নিয়ে এসেছি। আমরা একটা চুরির কেস নিয়েছি, সেটা তদন্ত করে দেখব এবং বাকি যে বাইকগুলো আমরা রিকভারি করেছি সেগুলো স্ক্রিন রিপোর্ট দেখে আমরা মালিকদেরও ডাকাবো এবং বিভিন্ন থানা, যে আমাদের ত্রিপুরা আরো থানা আছে, সবাইকে আমরা মেসেজ দেব যে কোথায়ও এই ধরনের বাইকগুলো চুরি আছে কিনা সেটাও আমরা দেখব। তো আমরা আপাতত কেস নিয়ে সুব্রত দেবনাথকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। আমরা কালকে কোর্টে পাঠিয়ে আমরা পুলিশ রিমান্ড চাইবো। একটা চুরি কেস নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।